नमस्कार। आप सभी का इस ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। अपन मापन और मूल्यांकन पढ़ रहे थे और मापन और मूल्यांकन के 6 वीडियो आपने इससे पहले देख लिए हैं। पिछले वीडियो में आपने मूल्यांकन की प्रक्रिया के 3 पक्ष पढ़े थे और इसके साथ साथ में आपने मूल्यांकन के 10 सोपान या चरण हैं उनके बारे में पढ़ा था। इसके बाद में अपन मूल्यांकन में ही अगली जो बात है उसको शुरू कर रहे हैं। अगले कंसेप्ट इसमें है मूल्यांकन की प्रविधियां, टेक्निक, अर्थात मूल्यांकन करने के लिए कौन कौन सी तकनीक काम में ली जाती है। तो मूल्यांकन की जो प्रविधियां हैं जिनके बारे में अपन ने चरणों में जिक्र किया गया था कि मूल्यांकन करने के लिए अपने को शिक्षण उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए मूल्यांकन प्रविधि का चयन करना पड़ता है। अब मूल्यांकन प्रविधियां तरह तरह की होती हैं, मात्रात्मक भी होती हैं और गुणात्मक भी होती हैं। तो इन सारी प्रविधियों को अपन 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं सुविधा के लिए, और अपन देखते हैं कौन कौन सी कैटेगरी आती है इसके अंतर्गत। तो मूल्यांकन की प्रविधियों का वर्गीकरण अपन पढ़ रहे हैं और इस वर्गीकरण में अपन मूल्यांकन की प्रविधियों को टोटल 2 भागों में डिवाइड करेंगे जी। 2 भाग कौन कौन से हैं? तो अपन सब जानते हैं कि मूल्यांकन को मुख्य रूप से 2 भागों में डिवाइड किया जाता है, एक तो मात्रात्मक और एक गुणात्मक। तो सबसे पहले तो इधर अपन ले लेते हैं मात्रात्मक प्रविधियां। मात्रात्मक प्रविधियां और इधर ले लेते हैं गुणात्मक प्रविधियां। गुणात्मक प्रविधियां, तकनीक भी बोल सकते हो आप, क्योंकि प्रविधि और तकनीक है, अंग्रेजी में दोनों के लिए एक ही वर्ड आता है, टेक्निक। हाँ जी। तो एक कैटेगरी तो हो गई मात्रात्मक और दूसरी हो गई गुणात्मक। अब मात्रात्मक प्रविधियां जो हैं इनको अपन और आगे डिवाइड कर सकते हैं। मात्रात्मक प्रविधियों को अपन मुख्य रूप से 3 भागों में डिवाइड करेंगे। 3 भाग कौन कौन से हैं देखिए। इधर पहला लेते हैं अपन मौखिक परीक्षण। दूसरा इसमें लेते हैं लिखित परीक्षण। और तीसरा इसमें लेते हैं अपन प्रायोगिक परीक्षण जी। वैसे अपन सब जानते हैं मात्रात्मक परीक्षणों में विशेष रूप से जो परीक्षाएं होती हैं, एक तो वर्बल या वाइवा होता है, एक रिटन टेस्ट होता है और एक प्रैक्टिकल होता है। ये 3 प्रकार की परीक्षाएं होती हैं। इन सब के अंदर विद्यार्थियों को एक निश्चित अंकों में से अंक प्रदान किए जाते हैं, जैसे 100 में से, 50 में से, 20 में से, 40 में से, इस प्रकार से अंक प्रदान किए जाते हैं। इसलिए तीनों की तीनों मात्रात्मक कैटेगरी में आती है। अब बात आती है कि इनको कैसे डिवाइड करें। तो आगे देखिए, लिखित परीक्षण जो हैं इनको अपन डिवाइड कर सकते हैं। लिखित परीक्षणों को अपन पुनः डिवाइड करेंगे और इनको अपन मुख्य रूप से 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। 2 भाग कौन कौन से हैं देखिए। पहला है वस्तुनिष्ठ परीक्षण और दूसरा है विषयनिष्ठ परीक्षण। विषयनिष्ठ परीक्षण। अब वस्तुनिष्ठ और विषयनिष्ठ परीक्षण इनको बोलते हैं अपन ऑब्जेक्टिव, इनको बोलते हैं सब्जेक्टिव। विषयनिष्ठ के लिए ध्यान रहे, इसके लिए 2 वर्ड और आते हैं। कौन कौन से आते हैं? इसके लिए एक नाम आता है व्यक्तिनिष्ठ और
एक वर्ड आता है आत्मनिष्ठ। तो अच्छी तरह से सुन लीजिए तीनों शब्द, विषयनिष्ठ, व्यक्तिनिष्ठ और आत्मनिष्ठ। इन सब के लिए अंग्रेजी में एक ही वर्ड आता है सब्जेक्टिव टेस्ट, और ऑब्जेक्टिव है इसको सिर्फ वस्तुनिष्ठ शब्द से जाना जाता है। अब वस्तुनिष्ठ जो परीक्षण है वो कौन से होते हैं? तो ये वस्तुनिष्ठ परीक्षण है ना और विषयनिष्ठ परीक्षण है, ये प्रश्नों की प्रकृति के आधार पर होते हैं। यानी जो प्रश्नों के प्रकार होते हैं ना वो दो टाइप के होते हैं, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। उन प्रश्नों के आधार पर ही लिखित परीक्षाओं को दो भागों में डिवाइड किया गया है। अब वस्तुनिष्ठ परीक्षण में कौन कौन से प्रश्न आते हैं? तो इस प्रकार के परीक्षण वस्तुनिष्ठ कहलाएंगे, जिनमें नंबर 1 पहली बहुचयनात्मक प्रश्न, मल्टीपल चॉइस वाले, जैसे 4 में से एक विकल्प का चयन करना है। इसके अलावा रिक्त स्थान पूर्ति। इसके अलावा तीसरा आता है सत्य असत्य कथन, और चौथा आता है इसमें सत्य असत्य कथन के अलावा चौथा प्रकार जो है वो है समूह मिलान करने वाले प्रश्न आते हैं, वो प्रश्न आते हैं। इस प्रकार से ऑब्जेक्टिव प्रश्न 4 टाइप के होते हैं। इस प्रकार के प्रश्न आते हैं, इनको अपन वस्तुनिष्ठ परीक्षण कहते हैं। अब विषयनिष्ठ परीक्षण जो होते हैं उनमें क्या होता है, देखिए विषयनिष्ठ परीक्षण जो है उनके अंदर 3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। पहला अति लघुतरात्मक वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। दूसरा लघुतरात्मक शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, और तीसरा निबंधात्मक प्रश्न। ये लो, इस प्रकार से मात्रात्मक प्रविधियों को अपन ने इस भागों में डिवाइड कर लिया है। मात्रात्मक प्रविधियों पर ध्यान दें एक बार दोबारा अच्छी तरह से। 3 प्रकार की होती हैं, मौखिक परीक्षण, वाइवा या वर्बल या ओरल बोल सकते हो, लिखित परीक्षण रिटन टेस्ट, प्रायोगिक परीक्षण प्रैक्टिकल। ये तीनों ही मात्रात्मक परीक्षण है। लेकिन लिखित परीक्षाओं को अपन 2 भागों में बांट सकते हैं, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। अपन ने मूल्यांकन की विशेषताएं पढ़ी थी, उसमें एक विशेषता पढ़ी थी वस्तुनिष्ठता। वस्तुनिष्ठता का मतलब बताया था कि जिस प्रश्न ऐसा प्रश्न जिसका सही उत्तर एक ही होता है या फिक्स होता है, एक से ज्यादा सही उत्तर नहीं आ सकते, तो वो सारे प्रश्न ये है। क्योंकि इन चारों प्रश्नों की विशेषता है कि इनमें निश्चित उत्तर सबका एक जैसा होता है, सही होता है ना उत्तर, वो सबका एक जैसा होगा, अलग अलग उत्तर नहीं आता। जबकि इनमें सब में अपन जब सब जानते हैं कि इनमें जो प्रश्न उत्तर होते हैं ना, उनमें जो उत्तर होते हैं सबके एक जैसे होने जरूरी। निबंध में सब लोग अलग अलग चीज लिखते हैं, इसलिए ये सब्जेक्टिव है या आत्मनिष्ठ या व्यक्तिनिष्ठ है, और ये ऑब्जेक्टिव है। इस प्रकार से अपन ने मात्रात्मक। अब देखिए वस्तुनिष्ठ परीक्षण और विषयनिष्ठ परीक्षण, इन दोनों में अंतर क्या होता है, इनके गुण और दोष क्या होते हैं, इन चीजों को अपन दोनों को आगे अपना टॉपिक आएगा उपलब्धि परीक्षण। तो उपलब्धि परीक्षण में जब अपन लिखित परीक्षाओं का वर्गीकरण करेंगे ना, तो वहां पर इन दोनों के बीच में पूरा अंतर पढ़ेंगे। और अपन इन परीक्षाओं के बारे में सब जानते हैं क्योंकि अपन ने सब में दी है। मौखिक परीक्षाओं में क्या खास बात होती है, कैसे होती है, लिखित परीक्षाएं कैसे होती हैं, आप देते रहे हो, और प्रैक्टिकल कैसे होता है। तो ये सारी परीक्षाएं हैं, ये तो मुख्य रूप से तो इनमें 2 चीज खास है, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव में गुण और दोष। ये अपन उपलब्धि परीक्षण पढ़ेंगे, और बाकी विधियां जो हैं वो अपन गुणात्मक विधियों में ले रहे हैं। तो गुणात्मक विधियों में कौन कौन सी विधियां आएंगी, एक एक विधि देखिएगा। सबसे पहले नंबर 1, जैसे पहली विधि का नाम है साक्षात्कार, इंटरव्यू। गुणों की जांच करने के लिए दूसरी विधि हो सकती है अवलोकन या प्रेक्षण भी बोलते हैं इसको, प्रेक्षण, ऑब्जर्वेशन कहते हैं अंग्रेजी में। तीसरी विधि है प्रश्नावली। चौथी विधि है समाजमिति। इसी में एक विधि अपन काम में ले सकते हैं, वो है संचयी आलेख, कम्युलेटिव रिकॉर्ड, संचयी आलेख। इसी में एक विधि अपन काम में ले सकते हैं निर्धारण मापनी, रेटिंग स्केल, निर्धारण मापनी। इसी में अपन एक विधि ले सकते हैं अभिवृत्ति मापनी,
इसी में अपन एक ले सकते हैं केस स्टडी। इसी में एक विधि अपन ले सकते हैं रुचि सूची। इसी में अपन एक विधि ले सकते हैं अभिरुचि परीक्षण। इसी में एक विधि अपन काम में ले सकते हैं सृजनात्मक परीक्षण। यस, ये जो विधियां मैंने आपके सामने लिखी हैं, साक्षात्कार, इंटरव्यू, अवलोकन या प्रेक्षण को कहते हैं ऑब्जर्वेशन, प्रश्नावली, क्वेश्चनरी, समाजविधि, सोशियोग्राफी, संचय आलेख, इसको अपन अंग्रेजी में कहते हैं कम्युलेटिव रिकॉर्ड, निर्धारण मापनी, इसको रेटिंग स्केल कहते हैं। ये एटीट्यूड स्केल होती है। केस स्टडी आप जानते हो, हिंदी में व्यक्ति इतिहास, अंग्रेजी में केस स्टडी कहते हैं। रुचि सूची होती है रुचियों का परीक्षण करने के लिए। और अभिरुचि परीक्षण आप जानते हो, अभियोग्यता यानी जो जन्मजात योग्यता होती है उसकी जांच करने के लिए अभिरुचि परीक्षण होते हैं। और सृजनशीलता की जांच करने के लिए सृजनात्मक परीक्षण होते हैं। तो गुणों की जांच करने, इसके अलावा व्यक्तित्व परीक्षण को भी इसमें शामिल किया जा सकता है। ये सभी परीक्षण हैं वो विद्यार्थी के ज्ञान की केवल मात्रा का ही नहीं बल्कि उसके ज्ञान की गुणात्मकता की जांच करती हैं। इसलिए एक तो प्रश्न अपने को ये ध्यान में रखना है, यहाँ प्रश्न कई बार पूछ लेते हैं निम्नलिखित में से कौन सी मात्रात्मक या गुणात्मक विधि है। तो गुणात्मक विधियां मैंने आपको सारी लिख दी हैं, 11 पॉइंट आपके सामने लिखे हुए हैं। इन विधियों के द्वारा मात्रात्मक ज्ञान के साथ साथ गुणात्मक ज्ञान भी प्राप्त कर सकते हैं अपन, यानी मात्रा भी दे सकते हो, जैसे साक्षात्कार में अंक भी देते हैं और गुणों का निर्धारण भी कर लेते हैं, दोनों काम होते हैं। तो इस प्रकार से ये विधियां केवल मात्रात्मक सूचनाएं देती हैं और इनके माध्यम से अपन क्या है गुणों की जांच कर सकते हैं। तो इस प्रकार से देखिए, आपने मूल्यांकन की प्रविधियों का वर्गीकरण पढ़ लिया है। मूलतः मूल्यांकन की जो तकनीक है, इन सारी तकनीकों को अपन 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। तो मैंने आपको बता दिया था कि वस्तुनिष्ठ और विषयनिष्ठ के बारे में तो अपन उपलब्धि परीक्षण में इसके गुण दोषों की बात करेंगे, और यहाँ केवल अपन गुणात्मक विधियां हैं इनका उल्लेख कर रहे हैं। एक एक करके सारी गुणात्मक विधियां लेंगे और इनके गुण दोषों की यहाँ पर विवेचना अपन करेंगे। आगे देखिए, तो देखिए मूल्यांकन के प्रविधियों में अपन ने वर्गीकरण पढ़ लिया है। आपने गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों प्रकार की विधियों का एक बार वर्गीकरण पढ़ लिया है, कौन सी किस कैटेगरी में आती हैं। अब अपन एक एक चीज ले रहे हैं। सबसे पहले अपन जो मात्रात्मक विधियां हैं उनको ले रहे हैं, और उनमें पहली विधि जो है या पहली प्रविधि है वो है साक्षात्कार। ये लिखी थी अपन ने पहली, साक्षात्कार। हाँ जी, इंटरव्यू। तो साक्षात्कार विधि से आप सब परिचित हैं, अपन सब जानते हैं। यहां देखो, साक्षात, साक्षात शब्द का सीधा सीधा मतलब आप जानते हो आमने सामने, यानी कि ये वो विधि है जिसमें मूल्यांकन करने वाला और जिसका मूल्यांकन किया जा रहा है वो दोनों एकदम फेस टू फेस आमने सामने होते हैं। तो साक्षात्कार हो जाता है, दोनों का आमने सामने हो जाते हैं। इंटरव्यू में देखो 2 वर्ड, एक तो है इंटर और एक है व्यू। तो इंटरव्यू, इंटर का मतलब तो आप सब जानते ही हो आंतरिक होता है, और व्यू का मतलब आप सब जानते ही हो, व्यू का मतलब है अवलोकन या देखना। जब किसी आदमी की आंतरिक जांच की जाती है तो उसको अपन साक्षात्कार कह सकते हैं। यानी कहने का मतलब है कि इसमें किसी भी व्यक्ति के आंतरिक गुण दोष वगैरह होते हैं, उसके व्यक्तित्व का जो पूरा परीक्षण है उसको करने के लिए विधि काम में ली जाती है। अपन सब जानते हैं विभिन्न प्रकार की आईएएस की एग्जाम होती हैं, आरएएस के एग्जाम, प्रशासनिक सेवाओं की एग्जाम होती हैं, उनमें 3-3 स्टेप होती है। जैसे आईएएस के एग्जाम है तो अपन सब जानते हैं आईएएस के एग्जाम में पहले प्रीलिम्स एग्जाम होती है। इसका स्वरूप आप सब जानते हो, ये वस्तुनिष्ठ होता है, ऑब्जेक्टिव होती है। दूसरी परीक्षा मेंस होती है दूसरे चरण में, इसका स्वरूप होता है विषयनिष्ठ, सब्जेक्टिव होती है। और इसके बाद में तीसरा जो होता है वो इंटरव्यू होता है। और इंटरव्यू है वो अपन सब जानते हैं कि एक गुणात्मक प्रविधि है। अब 3 स्टेप है। जनरली अपन ये सोचते हैं कि ये जो 3 चरण हैं आरएएस में आईएएस में किए गए हैं वो बहुत सारी भीड़ को छांटने के लिए गए हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि हर परीक्षण का, प्रत्येक परीक्षण जो होता है ना, उन सब का क्या है,
एक विशेष प्रकार का उद्देश्य होता है। जैसे वस्तुनिष्ठ परीक्षण लिया गया है, वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं का मुख्य उद्देश्य होता है विद्यार्थी के ज्ञान की गहराई की जांच करना। जी, यानी उसको विषय या जो भी विषय वस्तु है उसके बारे में कितना गहरा ज्ञान है, क्या उसको एक एक तथ्य की जानकारी है। इस बात का पता लगाने के लिए अपन क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिव एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं। अगर किसी अभ्यर्थी ने आरएस या आईएएस की प्री एग्जाम जो है वो पास कर ली तो उसने ये साबित किया है कि उसको विषय वस्तु का गहरा और तथ्यात्मक ज्ञान पूरा है। ठीक है, यानी उसने अच्छी परफॉर्मेंस दी है। इसके इस ज्ञान की जांच हो गई। इसके बाद में उसकी क्या है, विषयनिष्ठ जो परीक्षण होता है, आरएस मेंस की एग्जाम होती है जिसमें 20 शब्दों में 50 शब्दों में निबंधों में आपको उत्तर लिखना पड़ता है। यहाँ क्या जांच होती है, यहाँ पर ज्ञान की गहराई की नहीं, ज्ञान यानी विस्तृत ज्ञान की, विस्तृत ज्ञान। क्या आपको विषय वस्तु का पूरा ज्ञान है क्या, तभी आपसे एक ही बात को 20 शब्दों में पूछ सकते हैं और 200 शब्दों में पूछ सकते हैं। ये बात आप तभी बता सकते हो जब आपको किसी प्रकरण का विस्तृत या लंबा चौड़ा ज्ञान हो। तो यहाँ ज्ञान की गहराई और यहाँ ज्ञान की व्यापकता की जांच होती है। अब मान लीजिए एक अभ्यर्थी ने प्री भी पास कर ली और मेन भी पास कर ली, उसके बाद में वो इंटरव्यू देने के लिए गया, साक्षात्कार देने के लिए जब गया ना, तो उसको विषय संबंधी प्रश्न नहीं पूछे गए। जैसे आरएस के इंटरव्यू वगैरह होते हैं, आईएएस के होते हैं, जैसे इंटरव्यू देने वाला बाहर निकल कर आता है, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि तुमसे क्या प्रश्न पूछे, सब्जेक्ट में क्या पूछा। तो कई बार अभ्यर्थी कहता है कि यार मेरे से तो सब्जेक्ट में एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा। लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि साक्षात्कार का उद्देश्य सब्जेक्ट के प्रश्न पूछना नहीं है। साक्षात्कार किस लिए होता है, अरे भाई सब्जेक्ट की परफॉर्मेंस तो आपने दे दी ना, प्री एग्जाम में आपने पास होकर इस बात को साबित कर दिया कि आपको सब्जेक्ट का गहरा ज्ञान है। मेंस देने के बाद में आपने यह भी साबित कर दिया कि आपको सारी बातें आती है डिटेल से। तो फिर साक्षात्कार क्यों, साक्षात्कार आपके ज्ञान का नहीं बल्कि आपके व्यक्तित्व का परीक्षण है। जी, व्यक्तित्व का परीक्षण। अब व्यक्तित्व क्या है, तो आलपोर्ट की परिभाषा आप सब जानते ही हो। मनोदेही गतिविधियों का ऐसा गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ में अपूर्व समायोजन स्थापित करता है। तो व्यक्तित्व में आप यानी इंटरव्यू के अंदर क्या करते हैं, जिस व्यक्ति का चयन किया जाना है उसके व्यक्तित्व के गुण, दोष, रुचि, अभिरुचि, इन सारी बातों की, उसका कौशल है, उसकी अभिव्यक्ति है, इन सारी बातों की जांच की जाती है। तो साक्षात्कार का उद्देश्य मुख्य रूप से व्यक्तित्व परीक्षण और इसके साथ साथ में कुशलता का, यानी आप जिस व्यवसाय में जा रहे हो या जिस सेवा में जा रहे हो उस सेवा के लायक आप में कुशलता है क्या, उस सेवा के लायक गुण है क्या, इस चीज की जांच करने के लिए ही साक्षात्कार होते हैं। इसलिए साक्षात्कार का उद्देश्य क्या है कि किसी आदमी के व्यक्तित्व और गुण दोषों की जानकारी है उनको प्राप्त करना होता है। यहाँ मैं आपको दो परिभाषाओं के बारे में बताता हूँ। एक परिभाषा गुड एंड हार्ट ने दी है और दूसरी परिभाषा टीवीएस यंग ने दी है। गुड और हार्ट कहते हैं कि किसी, जैसे गुड और हार्ट की परिभाषा, गुड एंड हार्ट, ये साक्षात्कार के बारे में क्या कहते हैं कि किसी उद्देश्य के बारे में किए जाने वाले गहन वार्तालाप, गहन वार्तालाप को ही क्या कहते हैं, साक्षात्कार कहते हैं। तो आप सब जानते होंगे साक्षात्कार में साक्षात करने वाला एक बोर्ड होता है जिसमें 4-5 जितने भी सदस्य होते हैं वो सामने बैठे रहते हैं, उनके सामने एक सीट लगी हुई होती है और उस सीट के ऊपर आपको बैठाकर आपसे बातचीत की जाती है। सामान्य रूप से एकदम धीरे धीरे प्रश्न पूछे जाते हैं और इस प्रकार का माहौल क्रिएट किया जाता है जिसमें आपका स्वाभाविक जो व्यक्तित्व है वो खुलकर सामने आ जाए। इसके लिए वो तरह तरह के आपसे प्रश्न पूछते हैं। तो देखिए, कहने का मतलब ये है, गुड एंड हार्ट कहता है कि किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए एक गहन वार्तालाप है, जबकि टीवीएस यंग या टीएस यंग जो है वो क्या कहते हैं कि साक्षात्कार है वो किसी आदमी के आंतरिक जीवन है ना, आदमी का जो आंतरिक जीवन होता है उसमें प्रवेश करने की चेष्टा है। जी, यानी साक्षात्कार एक वो मूल्यांकन तकनीक है जिसमें किसी व्यक्ति के आंतरिक जीवन में एंटर करने की कोशिश की जाती है। क्यों की जाती है, क्योंकि अपन सब जानते हैं
और सबसे बड़ी बात और बताइए, टीवीएस यंग ने एक बात और बताई कि आंतरिक जीवन में प्रवेश करने की चेष्टा की जाती है, और जो व्यक्ति साक्षात्कार करने वाला होता है वो मुख्य रूप से क्या है, अपरिचित होता है। ये दो बातें खास बताई इन्होंने कि इसमें जो साक्षात्कार करता है वो किसी अपरिचित व्यक्ति के आंतरिक जीवन में प्रवेश करने की चेष्टा करते हैं ताकि उससे संबंधित सारी जानकारियां निकलकर बाहर आ सके। तो अब साक्षात्कार को अपन सीधे सीधे शब्दों में ये कह सकते हैं कि साक्षात्कार किसी भी व्यक्ति का ऐसा व्यक्तित्व परीक्षण है जिसके माध्यम से दोनों पक्ष हैं उनके बीच में कुछ प्रश्नोत्तर होते हैं, और उन प्रश्नोत्तरों के माध्यम से विशेष रूप से जो साक्षात्कारकर्ता होते हैं वो क्या करते हैं कि सामने वाले से प्रश्न पूछते हैं, प्रश्नों के माध्यम से तरह तरह की जानकारियां लेते हैं, और उसकी अभिव्यक्ति वगैरह है, उसकी कुशलता है, उसका भाषा दक्षता है, ठीक है, उसके बोलने का तरीका है, ये सारी बातें इसके माध्यम से जांच की जाती है। तो देखो, साक्षात्कार विशेष रूप से विभिन्न प्रकार की आजकल सेवाओं में सब में प्रचलन में है। इसकी अलग अलग टाइप हैं, अपन के प्रकारों की बात करते हैं। तो ये तो बात हुई साक्षात्कार के संबंध में कि साक्षात्कार है उसका मेन उद्देश्य क्या है, इसमें कौन कौन सी चीजों की जांच की जाती है। अब आगे देखते हैं। आगे देखिए, इसके बाद में अपन बात करते हैं साक्षात्कार के प्रकार की। पहले प्रकार की बात कर लेते हैं। तो डॉक्टर लवानिया नाम से, डॉक्टर लवानिया ये एक शिक्षा शास्त्री हैं। डॉक्टर लवानिया के अनुसार साक्षात्कार जो हैं उनको अलग अलग उद्देश्य के आधार पर इन्होंने 3 आधार बताए हैं और इनका वर्गीकरण प्रस्तुत किया है। तो अपन एक एक चीज देख रहे हैं। सबसे पहले नंबर 1, पहला आधार जो इन्होंने बताया है वो ये बताया है उद्देश्य के आधार पर। उद्देश्य के आधार पर, तो उद्देश्य के आधार पर लवानिया ने क्या है कि साक्षात्कार है उसके 3 प्रकार बताए। पहला निदानात्मक साक्षात्कार, दूसरा उपचारात्मक साक्षात्कार, और तीसरा है अनुसंधानात्मक साक्षात्कार। ध्यान दीजिए, डॉक्टर लवानिया ने उद्देश्य के आधार पर साक्षात्कार के 3 रूप बताए। पहला निदानात्मक, दूसरा उपचारात्मक और तीसरा अनुसंधानात्मक। देखो, निदानात्मक साक्षात्कार का मतलब क्या होता है। निदान का मतलब मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, कई बार ये शब्द आ चुका है, आकलन में भी आपने प्रकार में पढ़ा था। निदानात्मक साक्षात्कार वो साक्षात्कार होता है जिसमें किसी विशेष समस्या के कारणों की, समस्या की प्रकृति की, समस्या क्या है, समस्या क्यों है और समस्या को कैसे दूर किया जा सकता है, इन सभी बातों की खोज की जाती है। तो निदानात्मक साक्षात्कार किसी समस्या की तह तक, उसके कारणों तक, उसके निवारण के उपायों तक की खोज करने संबंधित कार्य है। उपचारात्मक साक्षात्कार ये निदानात्मक साक्षात्कार के बाद में होने वाला कार्य है। इसके द्वारा निदान के परिणाम स्वरूप जो कमियों की खोज की गई है, कारणों का पता चला है, उनको व्यवहारिक रूप से दूर करने की कोशिश की जाती है। यानी इस प्रकार के साक्षात्कार में जो समस्या है उसको जड़ मूल से समाप्त करके और उसका पूरी तरह से उपचार करने की कोशिश की जाती है। और अनुसंधानात्मक साक्षात्कार जो होता है, यानी रिसर्च से संबंधित जो इंटरव्यू होता है ना, इनका प्रयोग मुख्य रूप से अपन सब जानते हैं। जो अनुसंधानकर्ता या शोधार्थी होते हैं, रिसर्च करने वाले होते हैं, वो मुख्य रूप से, क्योंकि इनके द्वारा विभिन्न प्रकार की मौलिक जानकारियों को जुटाया जाता है। अनुसंधानात्मक साक्षात्कार में जो इंटरव्यू लेने वाला है वो जगह जगह ऐसे लोगों के पास में जाता है जहां से उसको खोजबीन या अनुसंधान से संबंधित जो अपना प्रकरण है उसके बारे में नई नई और मौलिक जानकारियां मिल सके। तो इस प्रकार से देखो, पहला आधार डॉक्टर लवानिया ने बताया, उद्देश्य के आधार पर साक्षात्कार 3 टाइप के होते हैं। इसके बाद में उन्होंने दूसरा जो आधार बताया है वो बताया है औपचारिकता के आधार पर। तो औपचारिकता के आधार पर देखिए, औपचारिकता के आधार पर साक्षात्कार है उसके 2 प्रकार बताए हैं इन्होंने। कौन से बताए हैं? पहला देखिए, नंबर 1
पहला है औपचारिक साक्षात्कार। औपचारिक साक्षात्कार और दूसरा बताया है अनौपचारिक साक्षात्कार। हाँ जी, पहला आधार उद्देश्य था, दूसरा आधार है औपचारिकता। औपचारिक साक्षात्कार, वैसे औपचारिक और अनौपचारिक में अपन सब जानते हैं कि औपचारिक में जो रूल होते हैं उनको पूरी नियमों के साथ में पूरे नियमों को फॉलो किया जाता है और इसमें नियमों में क्या थोड़ी बहुत परिवर्तन या संशोधन कर लिया जाता है। तो औपचारिक साक्षात्कार में क्या होता है, या फॉर्मल इंटरव्यू जो होता है उसके अंदर खास बात ये होती है कि इस इंटरव्यू में प्रश्न वगैरह है, साक्षात्कार का समय वगैरह है, प्रश्नों का क्रम वगैरह है, ये पहले से निश्चित होते हैं। इनमें कोई फेरबदल नहीं हो सकता। इसका टाइम फिक्स होता है, प्रश्न वगैरह पूछने वो फिक्स होते हैं, साक्षात्कार लेने वाले व्यक्ति फिक्स होते हैं। इनके अंदर मनमानी परिवर्तन करने की आजादी नहीं होती है, यानी आप इनको बदल नहीं सकते, इन नियमों में संशोधन नहीं कर सकते। जबकि अनौपचारिक साक्षात्कार में क्या है कि साक्षात्कार लेने वाले और देने वाले अपनी सुविधा के अनुसार इसमें परिवर्तन कर सकते हैं। प्रश्नों का क्रम भी भंग हो सकता है, साक्षात्कार लेने वाले व्यक्ति हैं वो भी चेंज किए जा सकते हैं। तो औपचारिक और यानी इसमें कठोरता से नियमों का पालन किया जाता है और इसमें नियमों का कठोरता से पालन करना जरूरी नहीं है। इसके बाद में अपन तीसरा जो आधार है उसमें आते हैं। तीसरा आधार आपको बता दें कि डॉक्टर लवानी ने तीसरा जो आधार बताया वो बताया है कि उत्तरदाताओं की संख्या के आधार पर, उत्तरदाताओं की संख्या के आधार पर इन्होंने साक्षात्कार है उसकी दो टाइप बताई हैं। दो टाइप कौन कौन सी बताई हैं? एक बताई है व्यक्तिक साक्षात्कार, व्यक्तिक साक्षात्कार, और दूसरी बताई है सामूहिक साक्षात्कार। जी, तो व्यक्ति का मतलब आप समझते ही हो। जब साक्षात्कार बोर्ड या साक्षात्कार लेने वाले केवल एक आदमी को बैठाकर एक समय में उसका इंटरव्यू लेते हैं, इसको कहते हैं व्यक्तिक। और कई बार पूरे समूह को सामने बैठाकर 5-7 लोगों को एक साथ बैठाकर इंटरव्यू बोर्ड अगर उनका इंटरव्यू लेता है तो इस प्रकार का साक्षात्कार सामूहिक होता है, जिसमें कई लोगों का एक साथ परीक्षण किया जाता है। तो इस प्रकार से देखिए डॉक्टर लवानिया ने अलग अलग उद्देश्य के आधार पर 3, औपचारिकता के आधार पर 2 और उत्तरदाताओं की संख्या के आधार पर 2 प्रकार साक्षात्कार के बताए हैं। अब बात आती है कि साहब ये साक्षात्कार विधि कैसी है, किस प्रकार की है, इसमें क्या कुछ गुण दोष हैं क्या? तो साक्षात्कार का गुण तो ये है कि ये एक ऐसी विधि है जिसमें साक्षात्कारकर्ता जो है वो सामने वाले व्यक्ति के एकदम प्रत्यक्ष सामने होता है, इसलिए प्रत्यक्ष अवलोकन पर आधारित होती है। और दूसरी बात है कि आप उससे जो भी पूछना चाहें वो आपके सामने है। लिखित परीक्षा, मौखिक परीक्षाओं से सारी जानकारियां नहीं ले सकते, लेकिन सामने बैठा है तो किसी प्रकार की बात पूछ सकते हो। उसके जो व्यक्तिगत जीवन से संबंधित बातें हैं, उसके गुण दोष, उनकी गहनता से आप जांच कर सकते हो। तो ये तो इसका एक सबसे बढ़िया पहलू है। लेकिन अपन सब जानते हैं कि साक्षात्कार है उसके अंदर दोष भी है। दोष ये है कि अक्सर लोग हैं इस बात की शिकायत करते हैं कि प्रीलिम्स एग्जाम में बहुत बढ़िया नंबर आए, मेन में भी बहुत बढ़िया आए, लेकिन इंटरव्यू में मेरे को खाली 20 में से 5 नंबर ही दिए या 50 में से 4 नंबर ही दिए। तो साक्षात्कार के अंदर सबसे बड़ी समस्या आजकल विश्वसनीयता की चल रही है, क्योंकि इसके जो परिणाम है वो विश्वसनीय नहीं माने जाते हैं। क्यों? क्योंकि अपन सब जानते हैं साक्षात्कार एक आत्मनिष्ठ विधि है, व्यक्तिनिष्ठ विधि है। सामने वाले व्यक्ति जो हैं वो आप सब जानते हैं, उनके मूल्य हैं इस साक्षात्कार को प्रभावित करते हैं। किसी की रुचि अभिरुचि साक्षात्कार देने वाले व्यक्ति के साथ में अगर मेल नहीं खाती है तो इस स्थिति में कई बार उसका अवलोकन नकारात्मक भी हो जाता है। तो ऐसे में कई बार साक्षात्कार गलत दिशा में चला जाता है, टॉपिक से भटक जाते हैं, जो बात पूछनी होती है वो तो पूछते नहीं है और दूसरी चीज पर चले जाते हैं। तो इस प्रकार से साक्षात्कार के अंदर पक्षपात की जो बातें हैं वो बहुत ज्यादा हुई। अपने स्कूल व्याख्याता परीक्षा में भी पहले इंटरव्यू होता था, लेकिन लगातार डिमांड थी कि साहब इंटरव्यू में बहुत बड़ी धोखाधड़ी होती है, ठीक है ना, लोग परिचित हो जाते हैं। वैसे अपन मैं आपको बता दूं कि आपने जो परिभाषा अभी पढ़ी, इस परिभाषा में टीवीएस जंग की साहब इसमें क्या होता है कि अपरिचित व्यक्ति के साथ में, यानी अपरिचित होना बहुत जरूरी है। अगर साक्षात्कार लेने वाला और देने वाला दोनों पहले से अगर किसी को जानते हैं तो ऐसी स्थिति में साक्षात्कार निष्पक्ष नहीं हो सकता।
और इस निष्पक्षता को लेकर ही स्कूल व्याख्याता परीक्षा में इंटरव्यू को समाप्त कर दिया गया। लेकिन ये प्रासंगिक नहीं है। साक्षात्कार भी व्यक्तित्व परीक्षण का एक तरीका है, टीचिंग स्किल की जांच करने का एक तरीका था, जिसको समाप्त कर दिया गया। ये भी ठीक नहीं है, क्योंकि अपन सब जानते हैं कि अगर शरीर का कोई अंग खराब हो जाए तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसको काट कर फेंक दे। उसके अंदर जो कमी है उसको दूर किया जाना चाहिए, उसको ट्रांसपेरेंसिबल बनाना चाहिए। क्योंकि अब स्कूल व्याख्याता की परीक्षा, यानी जो आदमी है व्याख्याता बनने जा रहा है, वो व्यक्ति अगर मान लीजिए वस्तुनिष्ठ परीक्षा के आधार पर चयनित हो गया है, तो उसका व्याख्यान कौशल कहाँ जांच हुआ? जब वो क्लास में जाएगा तो बोलेगा कैसे? क्योंकि उसकी व्याख्यान की या पढ़ाने की तकनीक तो आपने जांच ही नहीं करी। इसलिए इसका नुकसान भी अगली पीढ़ी को उठाना पड़ सकता है। तो देखिए, साक्षात्कार एक बहुत ही महत्वपूर्ण विधि है। गुणों की जांच करने के लिए आजकल विभिन्न प्रकार की प्रशासनिक परीक्षाओं में, विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में इंटरव्यू का प्रचलन है, और इसके माध्यम से सामने वाले व्यक्तियों के गुण दोष हैं, इन सब का आकलन किया जाता है। तो इस प्रकार से मूल्यांकन की आपने एक प्रविधि पढ़ ली, इंटरव्यू। इसके बाद में दूसरी स्टार्ट करते हैं। तो मूल्यांकन की पहली आपने गुणात्मक विधि पढ़ी, साक्षात्कार। उसके बाद में अपन दूसरी विधि ले रहे हैं, और दूसरी विधि है अवलोकन। अवलोकन, अवलोकन भी बोलते हैं, और इसी को प्रेक्षण, प्रेक्षण और अंग्रेजी में बोलते हैं, आप सब जानते ही हो, ऑब्जर्वेशन। हाँ जी, ऑब्जर्वेशन। तो देखिए, अवलोकन मूल्यांकन की वो गुणात्मक विधि है जिसके अंदर अवलोकन करता विद्यार्थी या जो सामने वाला पक्ष है जिसका मूल्यांकन किया जाना है, उसके द्वारा की जाने वाली एक्टिविटी को प्रत्यक्ष रूप से देखता है। या तो स्वयं उपस्थित होकर देखता है, या स्वयं सहभागी होकर देखता है, या किसी अन्य उपकरणों की मदद से, जैसे क्लोज सर्किट कैमरे वगैरह लगा दिए, उसके माध्यम से भी अवलोकन किया जा सकता है। जैसे अपन देखते हैं आजकल दुकानों में, शॉपिंग मॉल्स के अंदर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए होते हैं, जिसमें जो भी एक्टिविटी होती है उनको एक आदमी एक स्थान पर बैठा बैठा देख सकता है। तो देखिए, अवलोकन किस प्रकार की विधि है, इसके बारे में आपको बता देता हूं। तो अवलोकन गुणात्मक मूल्यांकन की वो विधि है जिसके द्वारा किसी व्यक्ति या व्यक्ति समूह या छात्र समूह है, उसके विभिन्न प्रकार के जो क्रियाकलाप हैं, चाहे वो सामूहिक हो चाहे व्यक्तिक हो, उन सब को अपन अपने ज्ञानेंद्रियों के द्वारा देखकर, अच्छी तरह से प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित होकर देखकर, और उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जैसे यहाँ मैं आपको एक छोटी सी परिभाषा बता देता हूँ। तो यहाँ एक विचारक हैं, नाम है उनका C.A. मोजर जी, ध्यान देना, C.A. मोजर। C.A. मोजर क्या कहते हैं कि अवलोकन एक ऐसी तकनीक है जिसमें वाणी और कानों की अपेक्षा, वाणी और कानों की अपेक्षा आंखों का अधिक प्रयोग होता है, या आंखों का प्रयोग अधिक होता है, अधिक होता है। तो बात सही भी है, आंखों देखा ज्ञान है, अवलोकन आंखों देखा ज्ञान है। इसमें वाणी और कानों की बजाय आंख, यानी जो ज्ञानेंद्रियां हैं उनमें सबसे ज्यादा लर्निंग बाय सीइंग, या किसी चीज का एवेल्यूशन करने के लिए आंख नामक ज्ञानेंद्रिय है, इसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। अब जब अवलोकन की अपन बात करते हैं कि साहब अवलोकन के आधार पर मूल्यांकन कैसे कैसे होता है, जैसे एक दो उदाहरण बताइए आप अवलोकन जैसे। तो मैं आपको सबसे पहले तो ये बता दूं कि NCF 2005 आपके सिलेबस में एक टॉपिक है। NCF 2005 में मूल्यांकन या आंकलन के बारे में कुछ सिफारिशें की हुई है। उन सिफारिशों में ऐसा लिखा है कि पूर्व प्राथमिक, ध्यान से सुनिएगा, पूर्व प्राथमिक का मतलब होता है नर्सरी, LKG और UKG, और इसके अलावा प्राथमिक में कक्षा 1 से 2, इनका जो अवलोकन है, ध्यान से सुनिएगा, नर्सरी, LKG, UKG और प्राथमिक कक्षाओं में 5 तक होती है प्राथमिक कक्षाएं, उनमें फर्स्ट और सेकंड, इन सब का मूल्यांकन करने के लिए
इन सब का मूल्यांकन करने के लिए अवलोकन का इस्तेमाल किया जाएगा। ध्यान से सुन लीजिए साहब, इन बच्चों का अगर आपको आकलन करना है तो इसके लिए कोई लिखित परीक्षा, ध्यान रखिएगा, अपने सरकारी विद्यालयों में अवलोकन को काम में लिया जा रहा है। देखो, पहली और दूसरी लिखित परीक्षा नहीं हो सकती, इनकी लिखित नहीं हो सकती। पहली दूसरी क्लास की मौखिक परीक्षा भी नहीं होती है, न कोई इनकी प्रायोगिक यानी प्रैक्टिकल होता है। तो फिर इनका मूल्यांकन या फिर आकलन कैसे होता है? तो पहली दूसरी क्लास का मूल्यांकन करने का एक ही तरीका है, कौन सा? अवलोकन। तो एनसीएफ 2005 की सिफारिशों के बाद में वर्तमान में सीसी प्रणाली के अंदर कक्षा 1 से 5 तक राजस्थान में सीसी प्रणाली लागू है, आप सब जानते ही हो। उसके अंदर पहली और दूसरी क्लास के बच्चों की लिखित परीक्षा, मौखिक परीक्षा या प्रायोगिक परीक्षा नहीं होती है, मात्र अवलोकन, उनकी गतिविधियां देखकर ही आपको उनका आकलन करना है। एक उदाहरण तो ये हुआ। इसके अलावा मैं आपको 2 उदाहरण और बताता हूं। एक टीवी सीरियल चलता है जिसका नाम है बिग बॉस। जिन लोगों ने बिग बॉस देखा है वो सब जानते हैं कि बिग बॉस के अंदर जो सलमान खान है, उसके बिग बॉस के जो घर में जो गेस्ट रहते हैं ना, उन सब का क्या करता है? अवलोकन के द्वारा मूल्यांकन करता है। पूरे बिग बॉस के घर में जगह जगह कैमरे लगे हुए होते हैं और इन कैमरों की मदद से उनकी एक एक एक्टिविटी है वो अवलोकित होती है और बाद में उन सारी रिकॉर्डिंग को देखकर उनका अवलोकन करके और उनको मार्क्स वगैरह प्रदान किए जाते हैं। अंत में एक व्यक्ति को विजेता घोषित किया जाता है। इसी प्रकार से देखो, एक धारावाहिक आता है खतरों के खिलाड़ी, उसमें भी जो निर्माता निर्देशक है उसका, वो क्या करता है? शेट्टी है, तो रोहित शेट्टी, तो वो क्या करते हैं कि विभिन्न प्रकार के स्टंट जो करवाते हैं प्रतियोगी, उनका अवलोकन करते हैं, स्वयं सामने खड़े होते हैं। अगर जहां खड़े नहीं हो सकते वहां पर कैमरे लगाते हैं ताकि एक्टिविटी का अच्छी तरह से अवलोकन किया जा सके। तो देखो, जरूरी नहीं है कि आप लिखित परीक्षा, मौखिक परीक्षा या प्रायोगिक परीक्षा से किसी का आकलन कर सकते हो। मूल्यांकन करने के लिए अवलोकन भी एक महत्वपूर्ण तरीका माना जाता है। इसके अलावा दूसरी बात आपको मैं बता दूं कि अवलोकन है वो 2 टाइप के होते हैं। अवलोकन के 2 प्रकार हैं। एक तो होता है व्यक्तिक और एक होता है सामूहिक। तो व्यक्तिक अवलोकन का मतलब तो सीधा सीधा है जब किसी एक ही व्यक्ति का अवलोकन करना हो, और सामूहिक का मतलब जब एक से अधिक व्यक्तियों का अवलोकन करते हैं तो अपन इसको सामूहिक कहेंगे। लेकिन अवलोकनकर्ता की भागीदारी के आधार पर, ध्यान दीजिए, अवलोकनकर्ता की भागीदारी के आधार पर अवलोकन के 4 प्रकार हो सकते हैं, जो मैं आपको यहां पर लिख के बता रहा हूं। तो देखिए, पहला अवलोकन का पहला जो प्रकार है इसके अंदर वो होगा पूर्ण सहभागी अवलोकन। 1 नंबर ध्यान से सुनिएगा। दूसरा अर्ध सहभागी अवलोकन। तीसरा आंशिक सहभागी अवलोकन और चौथा होगा असहभागी अवलोकन। दोबारा सुन लीजिए। अवलोकनकर्ता की सहभागिता के आधार पर अवलोकन के 4 प्रकार हैं। थोड़ा नजदीकी से देखें। पूर्ण सहभागी का मतलब होता है इसमें अवलोकनकर्ता जिस समूह का अवलोकन करता है उसकी गतिविधियों में स्वयं भी भाग लेता है, स्वयं भाग लेता है, पहली बात। दूसरी बात देखिए, अर्ध सहभागी। अर्ध सहभागी में अवलोकन करता होता है ना, वो कई बार तो क्या है कि सहयोग करता है और कई बार क्या करता है? असहयोग करता है। यानी सहयोग और असहयोग दोनों करता है। समूह के साथ में सहयोग भी करता है और असहयोग भी करता है। और आंशिक सहभागी जो अवलोकन होता है उसमें जो अवलोकन करता होता है वो बहुत ही न के बराबर अपनी सहभागिता निभाता है और असहभागी में अवलोकन करता समूह की गतिविधियों में स्वयं भाग नहीं लेता है बल्कि दूसरों का अवलोकन ही करता है। तो इस प्रकार से देखो, अवलोकन बहुत ही बढ़िया विधि है। इस विधि की खास बात यह है, देखिए इसमें गुण भी है। गुण ये है कि एक तो ज्ञानेंद्रियों के आधार पर अपने को प्रत्यक्ष ज्ञान मिलता है, ठीक है ना। जो भी जानकारी अपने को किसी के बारे में लेनी है वो सिद्धि मिले, किसी माध्यम से नहीं ले रहे हैं, किसी परीक्षा के माध्यम से नहीं ले रहे हैं। सामने वाला क्या काम कर रहा है आप अपनी आंखों से उसको देख रहे हो, इसलिए एकदम सटीक ये वैज्ञानिक विधि मानी जाती है। अवलोकन विधि को वैज्ञानिक विधि माना जाता है। अगर अवलोकन कर्ता में पूर्वाग्रह नहीं है
तो ऐसी स्थिति में अवलोकन विधि एक वैज्ञानिक विधि है, क्योंकि ये ज्ञानेंद्रिय अनुभव और साक्षात यानी घटनाक्रम है ना, उसको जस्ट अपन देखते हैं, अपने सामने घटना घट रही है, तो उसको मूल्यांकित करने में अपने को क्या है कि बहुत ही सहूलियत होती है। तो इस दृष्टिकोण से अवलोकन एक बहुत ही बढ़िया विधि मानी जाती है। लेकिन अवलोकन में अगर मान लीजिए अवलोकन करता है, उसमें पूर्वाग्रह वगैरह होते हैं या उसकी जो व्यक्तिनिष्ठता होती है ना, वो भी कई बार अवलोकन को प्रभावित कर देती है। तो इस दृष्टिकोण से कुछ इसके दोष भी माने जाते हैं। तो थोड़ी बहुत व्यक्तिनिष्ठता भी इसमें प्रवेश कर सकती है अगर मान लीजिए अवलोकन करता किसी व्यक्ति के बारे में कोई पूर्वाग्रह रखता है। बाकी देखो, अगर निष्पक्षता के साथ में अगर काम में लिया जाए तो इसके माध्यम से अपने को एकदम सीधी प्रत्यक्ष जानकारियां मिल सकती हैं, और ये जानकारियां एकदम मौलिक होती हैं, ठीक है ना, प्रत्यक्ष ज्ञान पर आधारित होती हैं, आपकी ज्ञानेंद्रिय अनुभव के ऊपर आधारित होती हैं। तो इस दृष्टिकोण से अवलोकन मूल्यांकन की एक महत्वपूर्ण परिधि मानी जाती है। तो आज के इस वीडियो में अपन ने अभी तक क्या है कि 2 विधियों का जिक्र कर लिया है। इन विधियों के बाद में जो और विधियां अपन ने गुणात्मक लिखी हैं उनको भी एक एक करके लेंगे। लेकिन इस बात का ध्यान रखें, आगे के वीडियो आपको लगातार मिलते रहे, इसके लिए आप है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि घंटी बजते ही आपको पता चल जाए कि नया वीडियो आ गया है। तो इस प्रकार से आप लगातार देखते रहिए। मापन मूल्यांकन का ये टॉपिक काफी लंबा है, लेकिन एक बार आप यहाँ पर पढ़ लोगे तो उसके बाद में आपको दोबारा कहीं पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। धन्यवाद, नमस्कार।